Our new topic is how to solve a system of linear equations using inverse of a square matrix. Linear equations को आप अच्छे से 10th क्लास में पढ़ चुके हो. उसमें एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीन मेथड आपने सीखे थे. अब इन्हीं लीनियर इक्वेशंस को आसानी से सॉल्व करने के लिए हम इन्वर्स का इस्तेमाल करेंगे. तो आपकी लीनियर इक्वेशंस कैसे चलती हैं? अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं तो आपको कम से कम दो लीनियर इक्वेशन चाहिए. 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, तो आपको कम से कम 3 इक्वेशंस चाहिए. 4 वेरिएबल्स हैं तो कम से कम 4 इक्वेशंस चाहिए. तो अभी आपको 3 तक सीखनी है. तो ये 3 इक्वेशंस हैं आपकी. a1x प्लस b1y प्लस c1z इज d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज d3. इस पूरे सिस्टम को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें मेजरली 3 पार्ट्स हैं. एक पार्ट में तो वेरिएबल है x, y और z. एक पार्ट में ये कांस्टेंट्स हैं जो इक्वल टू के बाद लिखे हैं d1, d2, d3. और इनके अलावा वो नंबर हैं जो x के साथ या y के साथ या z के साथ मल्टीप्लाइड हैं. x के साथ सारे a हैं, y के साथ सारे b हैं, z के साथ सारे c हैं. इन चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए. तो ये पूरे सिस्टम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में बदलेंगे. दिस इज़ द स्टेप 1, कन्वर्ट द सिस्टम इनटू मैट्रिक्स फॉर्म. तो 3 पार्ट्स बनेंगे. पहला पार्ट कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बनेगा. कोफिशिएंट्स कौन है? a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3. सो a1 b1 c1 फर्स्ट रो, a2 b2 c2 सेकेंड रो बन जाएगी, a3 b3 c3 थर्ड रो. यानी इक्वेशन 1 के कोफिशिएंट्स रो 1 में, इक्वेशन 2 के कोफिशिएंट्स रो 2 में, इक्वेशन 3 के कोफिशिएंट्स रो 3 में. ये बना देगा आपका ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स. याद है ना कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? जो एक्स वाई जेड के साथ लिखे होते हैं. दूसरा मैट्रिक्स बनेगा आपका वेरिएबल का मैट्रिक्स. ये याद रखिए, ये कॉलम मैट्रिक्स होता है हमेशा. और इसके कॉलम में क्या लिखा जाएगा? जो आपके वेरिएबल्स हैं एक्स, वाई और जेड. ये हमेशा कॉलम मैट्रिक्स होगा. फिर आपका मैट्रिक्स बनता है बी. बी क्या होता है? जो इक्वल टू के बाद आपके कॉन्स्टेंट्स हैं ना, d1, d2, d3. इनका कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है बी. तो ये तीनों आपस में कैसे लिखे जाते हैं? a इज मल्टीप्लाइड विद x, कोफिशिएंट्स आर मल्टीप्लाइड विद x एंड इक्वेटेड टू b. ax इक्वल्स टू b. तो इसमें से x कैसे निकालते हैं? इस a का इन्वर्स b के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपको x मिलता है. देखो कैसे. ax इक्वल्स टू b है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय a इन्वर्स. So A inverse into AX और इधर A inverse into B. So you can write it as A inverse A into X equals to A inverse B. A inverse A का inverse है. Inverse और matrix का product I देता है. Identity matrix. Identity matrix into X will give you X A inverse B. तो ये X यानी वेरिएबल्स निकालने के लिए, x क्या है? वेरिएबल्स का मैट्रिक्स. तो अगर हम x को निकालना चाहते हैं तो a यानी कोफिशिएंट के मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालिए और उसको कांस्टेंट के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए. दिस मेथड इज कॉल्ड मैट्रिक्स मेथड. अब इस मेथड में हमें मालूम है हम x के सॉल्यूशंस निकालना चाह रहे हैं. आपको अपनी 10th क्लास से याद होगा x के 3 तरह के सॉल्यूशंस होते थे: यूनिक, इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन, है ना. तो यूनिक की कंडीशन क्या होती है? यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होगी, यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा? जब ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब determinant of A is not equal to 0. That means A is non-singular. यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन समझ में आ गई. x के 3 तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं. इनमें से यूनिक सॉल्यूशन सिर्फ तब आता है जब A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. और A इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? हम जानते हैं जब
ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो। सो फॉर यूनिक सोल्यूशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो की कंडीशन बहुत ज़रूरी है। ए शुड बी नॉन सिंगुलर। व्हाट इज़ ए? मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स। Now what will happen if this determinant is 0? So when determinant A is 0, then A inverse cannot exist. ठीक है? Now in such a case, when determinant A is 0, we cannot have unique solution. So no unique solution. यानी फिर दो ही तरीके के सोल्यूशन बचते हैं, या तो इनफाइनाइट सोल्यूशंस आएंगे या फिर नो सोल्यूशंस आएंगे। सो जब डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो हो जाए तो आपको कैलकुलेट करना है एडजॉइंट ए और बी। बी क्या था? कॉन्स्टेंट्स का मैट्रिक्स D1 D2 D3 जो इक्वल टू के बाद लिखे होते हैं। एडजॉइंट ए इंटू बी निकालिए। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो मैट्रिक्स आया तो नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर ये इक्वल टू ज़ीरो आ गया तब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। एनसीईआरटी इस केस में भी दोनों ही लेती है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशंस। बट मैंने एक दो बुक्स में देखा एडजॉइंट ए इंटू बी अगर ज़ीरो हो जाए जब डिटर्मिनेंट ए भी ज़ीरो है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस ज़्यादातर बुक सपोर्ट करती हैं। बट आपका एनसीईआरटी इसको नो सॉल्यूशन में भी लेता है। सो एक बार फिर से, डिटर्मिनेंट ए अगर ज़ीरो हो जाए तो यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे केस में आपने क्या कैलकुलेट करना है? एडजॉइंट ए इंटू बी। अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं है तो सॉल्यूशन भी नहीं है। अगर इस प्रोडक्ट की वैल्यू ज़ीरो है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। अब कुछ छोटे छोटे वर्ड्स हैं। कंसिस्टेंट सिस्टम आप 10th से ही जानते हैं। यूनिक सोल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो, मतलब अगर सोल्यूशन है चाहे वो यूनिक हो चाहे वो इनफाइनाइटली हो तो कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाता है लीनियर इक्वेशंस का। और नो सोल्यूशन अगर हो तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाता है। ये दोनों वर्ड हम 10th में पढ़ चुके हैं। सो वी कैन कंक्लूड यूनिक सोल्यूशन व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट ज़ीरो। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। नो सोल्यूशन कब होगा? जब डिटर्मिनेंट ए तो ज़ीरो हो जाए लेकिन एडजॉइंट ए और बी का प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं है। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस कब होंगे? जब डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो है और एडजॉइंट ए और बी का प्रोडक्ट भी ज़ीरो मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ बता रही हूँ जो शायद एनसीईआरटी में आई एम नॉट श्योर है कि नहीं, इसको एक बार देख लो। अभी तक हम लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को ए एक्स इक्वल्स टू बी की फॉर्म में कर रहे हैं। व्हाट इफ़ इट इज़ ए एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो? फॉर एग्जांपल 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब इक्वल्स टू के बाद जो नंबर हैं ये सब ज़ीरोज़ हों, कॉन्स्टेंट्स हों ही ना। तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन होगा ही। और यूनिक सोल्यूशन क्या होगा? x इज इक्वल्स टू ज़ीरो। दैट मीन्स ऑल द वेरिएबल उनकी वैल्यू क्या आने वाली है? ज़ीरो ही आने वाली है। अगर डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाए, अगर डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाए तब होमोजीनियस सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं। इसका मतलब ये वाला सिस्टम चाहे डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो चाहे डिटर्मिनेंट ए का ज़ीरो ना हो, दोनों ही केस में ये कंसिस्टेंट सिस्टम है। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है ना, तो यूनिक सोल्यूशन कैसे आता है? ए इनवर्स इंटू ज़ीरो करके आएगा ना। बी की जगह यहाँ ज़ीरो है यानी x इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर x इज इक्वल्स टू ज़ीरो है यानी हम इस मैट्रिक्स को ज़ीरो मैट्रिक्स ले रहे हैं, x y z, एंड दैट गिव्स यू x इज इक्वल्स टू ज़ीरो, y इज इक्वल्स टू ज़ीरो, z इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो सारे के सारे वेरिएबल ज़ीरो हो जाएंगे अगर यूनिक सोल्यूशन है इसका। और अगर डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो हो जाता है
तब भी इसके इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे. सो इन बोथ द केसेस दिस होमोजेनियस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट. नॉन होमोजेनियस सिस्टम के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, एक बार फिर देख लेते हैं. Ax इज इक्वल्स टू बी जैसे फॉर्म को हम नॉन होमोजेनियस सिस्टम कहते हैं. अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सोल्यूशन आएगा x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी. अगर डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 0 है तो पहले ये कैलकुलेट करो, एडजॉइंट ए इंटू बी कैलकुलेट करो. अगर ये प्रोडक्ट 0 नहीं है तो नो सोल्यूशन. अगर ये प्रोडक्ट 0 है तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस आएंगे. Now let us start with exercise 4.6. This question says examine करो consistency. Consistency का मतलब solution है या नहीं है. तो उसके लिए हमेशा क्या consistency की condition कौन बताता है? Determinant of A. Determinant of A. ठीक है ना. तो पहले इस सिस्टम को, ये जो सिस्टम दिया है आपको लीनियर इक्वेशन का, इसको बदलेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में. तो इसमें से पहले कोफिशिएंट्स निकालेंगे, फिर वेरिएबल्स और फिर कांस्टेंट्स. तो वेरिएबल तो आसान है, एक्स और वाई का कॉलम मैट्रिक्स. कांस्टेंट्स भी आसान है, 2 और 3 का कॉलम मैट्रिक्स. कोफिशिएंट देखो, फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट फर्स्ट रो बनाएंगे. फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट्स जहाँ कोई नंबर ना लिखा हो वहाँ 1 होता है. सो फर्स्ट इक्वेशन, ये है ना इक्वेशन नंबर 1, इसके कोफिशिएंट्स, ये कोफिशिएंट नहीं है, ये कांस्टेंट है. कोफिशिएंट वो होता है जो एक्स और वाई वेरिएबल के साथ लिखा हो. सो इस इक्वेशन के कोफिशिएंट फर्स्ट रो बना देंगे. सो 1 and 2. और सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स सेकंड रो बना देंगे 2 and 3. तो ये कंसिस्टेंट है या नहीं, इसके लिए सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही तो देखना है. सो ये है आपका ए. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 3 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, माइनस कर दीजिए, -1 नॉट इक्वल टू 0 है. देयरफॉर दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट. इट विल हैव अ यूनिक सोल्यूशन बिकॉज डिटर्मिनेंट ए इज नॉट 0. नाउ यहाँ पर आ जाओ इधर. अब फिर से x वेरिएबल्स का कॉलम मैट्रिक्स, b कॉन्स्टेंट्स का कॉलम मैट्रिक्स, a बनाना है कोफिशिएंट्स के लिए. सो फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट फर्स्ट रो, सेकेंड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स 2 and 6 ये सेकेंड रो बना देंगे. अब कंसिस्टेंसी के लिए डिटर्मिनेंट ए, ये है आपका ए मैट्रिक्स ना, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालिए. इसका डिटर्मिनेंट है 6 1 ज़ा 1 3 2 6, इसका निकालना है ना डिटर्मिनेंट. 6 1 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, माइनस कर दो, ये आ गया 0. अब डिटर्मिनेंट ए 0 हो गया तो हमें क्या निकालना होता है? एडजॉइंट ए और बी का प्रोडक्ट. तो पहले एडजॉइंट ए निकालें. सो ए था हमारा 1 3 2 6, इसके एडजॉइंट के लिए हम वो शॉर्टकट मेथड लगाएंगे, 1 और 6 को इंटरचेंज और इन दोनों का साइन चेंज. ये एडजॉइंट ए आ गया, इसकी वैल्यू लिख दो. और बी मैट्रिक्स जो कॉलम मैट्रिक्स है हमारा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो. बस हमें ये देखना है ये 0 आ रहा है या नहीं. अगर ये 0 नहीं हुआ तो नो सोल्यूशन, अगर ये 0 हुआ तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन. तो देखिए 6 इस रो से R1 से कॉलम 1, 6 5 ज़ा 30, ठीक है. -3 इंटू 8 इज -24, और ये माइनस से ये माइनस हो जाते हैं दोनों, तो ये आपको आंसर देगा -54. अब R2 से भी C1, -2 इंटू 5 -10, 1 इंटू 8 8, दोनों को प्लस करना है. हाँ यहाँ कुछ गलत कर दिया ना मैंने, 30, हम तो प्रोडक्ट कर रहे हैं ना तो ये प्लस होगा. सो ये आपको आंसर देगा 6 ओनली. वो मैंने डिटर्मिनेंट का मेथड लगा दिया. एक बार फिर से देखो, हम तो ये प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, पहले एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट करते हैं और फिर आंसर्स को प्लस करते हैं. 6 5 ज़ा 30, -3 इंटू -8 इज़ -24, और इन दोनों आंसर्स को प्लस करते हैं क्योंकि हम तो प्रोडक्ट कर रहे हैं. तो आंसर आ गया 6. -2 इंटू 5 इज़ -10, 1 इंटू 8 इज़ 8, प्लस कर दिया, सो ये आ गया आंसर -2.
सो आपको मिल रहा है मैट्रिक्स 6 माइनस 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। जब भी एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया लेकिन एडजॉइंट ए इंटू बी 0 नहीं आया, सो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट। अगर ये 0 आ गया होता, 0 0 0 मैट्रिक्स बन गया होता, तो हम कहते इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, देयरफॉर कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन 15 विच इज़ एक्चुअली वेरी इजी। इसमें बस एक छोटी सी बात आपने समझनी है। आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ए इज दिस मैट्रिक्स, फाइंड ए इनवर्स एंड यूजिंग दिस ए इनवर्स सॉल्व दिस। तो इस ए इनवर्स को वो यहाँ यूज़ करने के लिए कैसे कह रहे हैं ये देखिए। जब मैं इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में बदलने चाहती हूँ, ए एक्स इक्वल्स टू बी में बदलते हैं, तो एक्स तो बहुत आसान है, कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड। बी भी बहुत आसान है, कॉलम मैट्रिक्स कॉन्स्टेंट्स का 11 माइनस 5 माइनस 3। हमें कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाना है विच इज़ ए। अब इसे ध्यान से देखना, R1 बनाएंगे, R2 बनाएंगे, R3 बनाएंगे। R1 बनाएगा फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट्स 2 माइनस 3 5। R2 बनाएंगे सेकेंड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स 3 2 माइनस 4। R3 बनाएगा थर्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स 1 1 माइनस 2। तो ये है आपका ए एक्स इक्वल्स टू बी। तो यहाँ से जब मुझे x का आंसर चाहिए, सो आई हैव टू डू x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स चाहिए। अब इस सिस्टम का जो a है और जो क्वेश्चन में आपको a दिया है, देखिए क्या वो बिल्कुल एक जैसे हैं। 2 माइनस 3 5, 2 माइनस 3 5, 3 2 माइनस 4, 3 2 माइनस 4, 1 1 माइनस 2, 1 1 माइनस 2। तो असल में उन्होंने क्या किया, इनका जो मैट्रिक्स ए था वो ऑलरेडी बनाकर दे दिया। बात तो वही है, अगर ये ना भी बना कर देते और सीधा सीधा इसको सॉल्व करने के लिए कहते, तब भी हमें इसी ए का इन्वर्स निकालना था, है ना। तो ए इन्वर्स के स्टेप्स क्या होते हैं, पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। फिर एडजॉइंट ए निकालिए और उसके बाद ए इन्वर्स निकालिए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये तो अब पहले हम कई क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो ये आपको आता है। ये क्वेश्चन मैं सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि वो ये ए को इसका इन्वर्स यहाँ यूज़ करने के लिए क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इस सिस्टम का जो मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए बनता है वो बिल्कुल यही वाला है। तो यहाँ का जो इन्वर्स आएगा आप वो यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 33 है एंड मेक इट वेरी इम्पॉर्टेंट, कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए, है ना। इन्वर्स के लिए हम 3 मेथड कर चुके हैं। कैसे, एक तो हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का कर चुके हैं, एक हम डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की मदद से कर चुके हैं, एक क्वेश्चन होता था किया है हमने अभी जिसमें इक्वेशन दी गई थी और उस इक्वेशन की मदद से ए इन्वर्स निकालना था। एक अब ये आया है, इसको देखो, यूज प्रोडक्ट, वो क्लियरली लिख रहे हैं यू हैव टू यूज दिस प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट। इसको अगर हम ए मैट्रिक्स मान लें और इसको बी मैट्रिक्स मान लें, तो ए इंटू बी का प्रोडक्ट यूज करना है टू सॉल्व दिस। तो सबसे पहले तो आपको मैं इसका ए एक्स इंटू बी मैट्रिक्स बनाना सिखा देती हूँ दोबारा से। एक्स मैट्रिक्स क्या बनेगा, एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल्स आ गए कॉलम में। बी मैट्रिक्स क्या बनेगा, 1 1 2 कॉन्स्टेंट्स का। और ए मैट्रिक्स क्या बनेगा, देखो फर्स्ट इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट्स रो 1 बना देते हैं, 1 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 2, देखो ये रहा। और सेकेंड रो में कौन गायब है, x गायब है, तो उसको हम 0x लिख लेंगे। तो
सेकेंड इक्वेशन के कोफिशेंट्स ले लो, ये कोफिशेंट नहीं है, ये कांस्टेंट है, कोफिशेंट वेरिएबल के साथ होता है, 0 2 -3, देखो ये बनता जा रहा है ना। और थर्ड इक्वेशन के कोफिशेंट 3 -2 4, तो ये है आपका a, ये है आपका x और ये इक्वल्स टू b। तो देखो ये a और ये a बिल्कुल सेम है। उन्होंने ये a यहाँ किसी पर्पस से लिया है, अब मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो मैं ये प्रोडक्ट सॉल्व कर रही हूँ। R1 को मल्टीप्लाई करेंगे C1 से, फिर C2 से, फिर C3 से, बारी बारी। 1 इंटू -2 इज़ -2, -1 इंटू -1 इंटू 9 -9, 2 इंटू 6 इज़ 12 प्लस 12, ये हो गया -11 प्लस 12, कितना आंसर दे देगा 1। अब मैं यही चीज़ जल्दी जल्दी करूँगी। R1 को C2 के साथ 1 इंटू 0 0, तो इसको छोड़ देते हैं। -1 इंटू 2 -2, 2 इंटू 1 2, 2 -2 0, 1 इंटू 1, अब कॉलम 3 के साथ रो 1, 1 इंटू 1 1, -1 इंटू -3 इज़ 3, 1 प्लस 3 4, 2 -2 -4, 4 -4 0। अब R2 ले लीजिए, कॉलम 1, 0 इंटू -2 0, तो इसको छोड़ दीजिए। 2 9 ज़ा 18, -3 इंटू 6 -18, सो 18 -18 0। अब फिर रो 2 कॉलम 2, 0 इंटू 0 0, 2 2 ज़ा 4, -3 इंटू 1 -3, 4 -3 1, ठीक है। रो 2 कॉलम 3, 0 1 ज़ा 0, छोड़ दीजिए। 2 इंटू -3 -6, -3 इंटू -2 +6, -6 + 6 0। अब रो 3 विद कॉलम 1, 3 इंटू -2 -6, ठीक है। देखो 3 इंटू -2 -6, -2 इंटू 9 -18, 4 इंटू 6 24 प्लस, तो ये है -24, ये +24 0 आ गया। 3, अब ये कॉलम 2, रो 3 कॉलम 2, 3 इंटू 0 0, -2 इंटू 2 -4, 4 इंटू 1 +4, -4 + 4 फिर से 0। रो 3 कॉलम 3, 3 इंटू 1 3, -2 इंटू -3 +6, 4 इंटू -2 -8, ये दोनों ऐड करके 9 9 -8 1, तो ये आ गया 1। So interestingly, we are getting when we multiply A and B, we are obtaining identity matrix. Remember, ये भी 1 था, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 of the order 3 by 3. So A B is I, and we know whenever product of two matrices is identity, both these matrices are inverse of each other. A का inverse है B, B का inverse है A. So we get A inverse is nothing but B. B क्या है? ये मैट्रिक्स, यानी A inverse is -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, ये आ गया A inverse। अब इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए x इज इक्वल्स टू A inverse B, तो अब आपको A inverse निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये रहा A inverse, क्योंकि इन दोनों के प्रोडक्ट से आइडेंटिटी आया, तो A मैट्रिक्स तो हमारा है, तो दूसरा मैट्रिक्स उसका इन्वर्स है। तो सिंपली आपने यहाँ ये A इन्वर्स उठाकर यहाँ रखना है। अच्छा, एक चीज़ की कन्फ्यूजन ज़रूर हो सकती है, यहाँ भी B है, यहाँ भी B है, तो मैं इसको C ले लेते हैं इसको, ठीक है। सो A का इन्वर्स ये मैट्रिक्स, ये पूरा मैट्रिक्स C है, तो आपने कुछ नहीं करना, इस A इन्वर्स की जगह ये मैट्रिक्स रख दो। सो दिस इज़ -2, ये -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, इसको मल्टीप्लाई कर दो B यानी कि कांस्टेंट मैट्रिक्स 1 1 2 से। ये मैट्रिक्स है 3/3, ये मैट्रिक्स है 3/1, तो आपका जो आंसर मैट्रिक्स होगा X का, ये दोनों मैच कर गए ना, तो आंसर मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स होगा 3/1 का। सो -2 0 1, ये रो 1 इस कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगी, -2 इंटू 1 -2, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 2 0, -2 + 2 इज 0।
अब ये रो 2 से फिर कॉलम 1 को मल्टीप्लाई कर दो, 9 1 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, -3 इंटू 2 -6, ये आपको देंगे 11, 11 -6 इज 5। अब रो 3 से कॉलम 1 को मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, -2 इंटू 2 -4, ये देंगे आपको 7, 7 -4 इज 3। तो ये आ गया आपका मैट्रिक्स X। लेकिन मैट्रिक्स X क्या होता है? इट इज़ स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z। दिस मैट्रिक्स इज 0 5 3। फ्रॉम हियर वी गेट वेरिएबल x का आंसर 0 है, वेरिएबल y का आंसर 5 है, वेरिएबल z का आंसर 3 है। तो ये क्वेश्चन करना ज़रूरी क्यों था? बिकॉज बच्चे इन दोनों का प्रोडक्ट करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं, लेकिन वो ये चीज़ जज नहीं कर पाते कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आइडेंटिटी है तो वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अब देख लो इन दोनों में से कौन सा वाला आपका इन्वर्स, आपको किसका चाहिए? आपको ए का इन्वर्स चाहिए ना, तो वो सी है। तो जहाँ ए इन्वर्स चाहिए वहाँ आप क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे? सी को सब्सटीट्यूट कर देंगे। दैट्स ऑल। यहाँ सिर्फ इनके प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करना था। नाउ दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन 16 ऑफ द मिसलेनियस। ये स्पेशल क्यों है? बिकॉज इसमें वेरिएबल न्यूमरेटर में होने की जगह डिनोमिनेटर में है, तो इसको आपको इस तरीके से डील करना चाहिए। आपको याद होगा ये सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले 10th में भी थे, तो हम यहाँ पर 1/x को u लिख देते थे, 1/y को v लिख देते थे, 1/z को w लिख देते, तो आपका ये सिस्टम बदल जाएगा। So 2/x, 1/x is u, so this will become 2u, 3/y will become 3v, 10/z will become 10, 1/z क्या w, ये 10/z है तो 10w equals to 4। सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 4u - 6v + 5w equals to 1। थर्ड इक्वेशन 6u + 9v ± 20w equals to 2। तो अब इस सिस्टम को जब मैं मैट्रिक्स फॉर्म में बदलूँगी तो आपका जो x वाला जो मैट्रिक्स है उसमें अब u, v और w आएंगे, और यहाँ पर क्या आएगा? 4 1 2, यहाँ पर 2 3 10 फर्स्ट रो, 4 - 6 5 सेकेंड रो, 6 9 - 20 थर्ड रो। तो जब यहाँ से आप, ये आपका बन गया ax = b, तो जब आप यहाँ से x का आंसर निकालेंगे a इन्वर्स b करके, तो असल में आपको आंसर uv/w के मिलेंगे, और uv/w के आंसर इधर सब्स्टिट्यूट करके आप x y z के आंसर्स निकाल सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सो नाउ अब आप ये क्वेश्चंस कर लीजिए, एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आपको जो भी डाउट्स हों, जो जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो, यू कैन ऑलवेज आस्क।